नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से हम बता रहे हैं। अशोकनगर जिले के करीब 500 कांग्रेसी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी की सदस्यता ये लेने वाले हैं। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी और राजेंद्र यादव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता पहुंचे और थोड़ी देर में सीएम शिवराज की मौजूदगी में ये सदस्यता लेने वाले हैं। तो बड़ा झटका कांग्रेस को आज बीजेपी दे रही है, क्योंकि अशोकनगर जिले के कांग्रेसी जो लंबे वक्त से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, ये आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक जजपाल जज्जी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये पहुंच गए भोपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। अशोकनगर जिले के करीब 500 कांग्रेसी पहुंचे हुए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, किसी भी चुनाव के लिए कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन इस उपचुनाव के पहले कार्यकर्ता पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी 500 कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल कर रही। कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए तगड़ा झटका भी है और बड़ी खबर भी है कि अशोकनगर जिले के तकरीबन 500 कार्यकर्ता, जिनको कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वो बीजेपी की सदस्यता लेने का काम करेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अशोकनगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में यदि कांग्रेसी इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो 2018 के चुनाव में अशोकनगर और मुंगावली सीट से जो चुनाव जीतकर आए थे कांग्रेस के विधायक, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के बैनर तले वो उपचुनाव में उतरने की तैयारी में भी है। और उसी के पहले ये दल बदल का सिलसिला काफी तेज है। बीते दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस का दामन कुछ बीजेपी नेताओं ने थामा था। प्रेमचंद गुड्डू, बालेंद्र शुक्ला ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीएसपी के भी कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज अशोकनगर जिले के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अशोकनगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और यदि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका माना जाता है। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कि अंदर दाखिल हो गए बीजेपी दफ्तर के अंदर? देखिए, मैं अंदर की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि दरवाजे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि समस्या इस बात को भी लेकर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाए, क्योंकि 500 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अशोकनगर से आए, उनको सदस्यता दिलाया जाना है। तो फिलहाल मीडिया की एंट्री को रोका गया है। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे और जब तक कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और उसी के बाद इनकी सदस्यता कराई जाए। तो फिलहाल मीडिया की एंट्री को बंद रखा गया है। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो फिलहाल जो है अंदर की तस्वीरें जो हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और तकरीबन 100 से के करीब गाड़ियां जो हैं अशोकनगर से भोपाल पहुंची हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सवार होकर पहुंचे। हालांकि कांग्रेस अनुराग, एक बात है, कर रही है कि ये उपचुनाव का ही असर है, उपचुनाव का ही रंग है कि कार्यकर्ता जो अमूमन स्थानीय पार्टी दफ्तर में सदस्यता ग्रहण कर लिया करते थे, उनको भोपाल लाया जा रहा है और उनको दफ्तर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, देखिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके पाला बदलकर बीजेपी में आने और उनके साथ जो 22 विधायक बीजेपी में आए हैं, जो चेहरे आए, उनके आने के बाद कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और शायद यही बताने और जताने की कोशिश आज बीजेपी की दफ्तर से होगी कि इतनी बड़ी संख्या में अशोकनगर जिले के कार्यकर्ता, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ताकि एक मैसेज जा सके कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर किस तरीके की बिल्कुल एक मैसेज देने की, इस कार्यक्रम के जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हालांकि सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया पहले से ही कोरोना को लेकर मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद कोरोना की आशंका के चलते सिंधिया को भी अस्पताल में भर्ती
कराया गया है। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्वस्थ होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और सिंधिया और उनकी माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि सिंधिया जी और उनकी माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है, मैं आप दोनों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उधर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट किया, सिंधिया और उनकी माताजी के स्वस्थ होने की उन्होंने भी कामना की है। उन्होंने भी लिखा है कि मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु की कामना करता हूं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनकी माता माधी राजे सिंधिया के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली और मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु की कामना करता हूं। ये ट्वीट जयवर्धन सिंह ने किया। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी ये कामना की कि दोनों जल्द स्वस्थ हों। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों का कोरोना टेस्ट उनका होना बताया जा रहा है कि उनका कोरोना टेस्ट होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनकी माताजी पहले से अस्वस्थ हैं, वो अपना इलाज करा रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद जैसे ही ये समाचार मिला वैसे ही जो राजनेता हैं उनके ट्वीट आने शुरू हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, जल्द स्वस्थ होने की कामना की, तो जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी कामना की कि जल्द दोनों स्वस्थ हों। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बारे में कुछ और जानकारी क्या सामने आ पाई है। शंकर, देखिए, इस मामले में जो अस्पताल से जो जानकारी मिली है कि इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मां हैं, सबसे पहले वो प्रभावित हुई और उनको 3-4 दिन पहले बकायदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पता चला कि घर में काम करने वाली जो उनकी मेड है, जो सहयोगी है, उनको भी इस तरह के लक्षण देखने को मिले। उसके बाद साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और पिछले 2-3 दिनों से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल आ रहे थे, जा रहे थे और इस मामले में टेस्ट भी करवा रहे थे। उसके बाद कल जो है अस्पताल में जो डॉक्टरों ने सलाह दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि आप आइए और आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल में कल भर्ती हो गए। तो जहां तक इस मामले पर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस मामले में शुरुआती तौर पर ही एक संभावना जो व्यक्त की जा रही है, हालांकि अस्पताल में अभी जो भी जिसको भी भर्ती करवाया जाता है सबसे पहले उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। तो इस मामले को भी लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसका टेस्ट करवाया गया और अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस मामले पर अभी तक कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन इस मामले में इतना स्पष्ट हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका कोरोना से संबंधित उनका टेस्ट करवाया गया और इस मामले पर जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से इस मामले में उनके परिवार के उनकी माताजी और उनके घर के जो सहयोगी हैं, एक महिला सहयोगी है बकायदा, वो इससे प्रभावित हुई है। आप तो इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले में मैक्स अस्पताल के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि उनको कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। हालांकि उनका जो वार्ड है, जो उनका जो रूम है, उनको सेपरेट रूम में रखा गया है जिससे कि वो कभी संक्रमण का संक्रमित ना हो सके। तो मैक्स अस्पताल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग रूम में रखा गया है, उनकी मां को अलग रूम में रखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में सिंधिया की रफ्तार से खलबली मच गई है। बीजेपी ज्वाइन करने के महज 3 महीने में ही सिंधिया ने बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को पछाड़ दिया है। विधानसभा चुनाव संचालन समिति से अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सिंधिया का नाम 6वें नंबर पर है। 2 केंद्रीय मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया से पीछे हैं। 10 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सिंधिया के नाम के नीचे लिखे गए। बता दें कि बीजेपी सिंधिया को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। सिंधिया के समर्थन में उनके विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और कमलनाथ सरकार गिर गई थी।
एक नेता जिनको आयातित किया गया है वो छठे नंबर पे पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों ने जीवन भर अपना संगठन के अंदर दिया, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बनाने का दिया, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हो, चाहे बड़े बड़े नेता रहे हो, वो 10वें से 20वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। पर कहीं ना कहीं आयातित नेताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लगातार जो पंचनिष्ठा की बात करते थे, कैडर वित्त की बात करते थे, आज सारी चीजें धरी हुई है, और खरीदे हुए योद्धाओं के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर युद्ध लड़ना चाहते हैं। पर ध्यान रखे बीजेपी, कभी भी खरीदे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं जीता जाता है। युद्ध के लिए कमिटेड सैनिक चाहिए रहते हैं, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और ये कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारियों का कैडर मैनेजमेंट का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भावना से हर एक का स्थान है और सम्मान है। कांग्रेस केवल सिंधिया फोबिया से ग्रसित होने के कारण अनर्गल अटकलें लगाती है, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। हमारे लिए हर एक नेता का महत्व स्थान सुरक्षित है, निहित है, और मुझे लगता है कि कम से कम अधिकारियों के प्रोटोकॉल और अधिकारियों के कैडर मैनेजमेंट की तरह। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने मुरैना के जौरा और आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने पूरे होने पर उपचुनाव कराए जाने चाहिए। उपचुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। आयोग को शिकायत करी, क्या है मामला? शिकायत का हमने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा जी को भेंट करके ज्ञापन सौंपे हैं कि जौरा और आगर दोनों स्थान 6 महीने के से रिक्त पड़े हुए हैं, जबकि नियमानुसार 6 माह में चुनाव होना चाहिए। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, उस पर हमने जानकारी मांगी है उनसे, क्या कारण है, क्या स्थिति है, बताया जाए। तो चुनाव कराने की स्थिति में दोनों जगह पर, बल्कि आगामी सभी चुनावों में अब ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराए जाए, क्योंकि कोरोना का डर है, कोरोना का संक्रमण है, इसलिए ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराए जाए। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस ने 2018 के चुनावी फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए 15 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रहे हैं। इसके लिए 3 सर्वे एजेंसियों का सहारा भी लिया गया है। सर्वे में विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस विधानसभा की 24 सीटों के लिए अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। कमलनाथ जी ने बड़ा स्ट्रेट कहा है कि हम टिकट जो है सर्वे के आधार पर देंगे, 1-1, 2-2, 3-3, बाकी अलग अलग तरीके से सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे में जो नंबर 1 पे आएगा उसी को टिकट देंगे। इसलिए टिकट में कहीं कोई कांग्रेस पार्टी में झगड़ा नहीं, ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस सर्वे कराए या कुछ कराए, उसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गए। जनता ने मान लिया है कि कांग्रेस का जो गलती से शासन मध्य प्रदेश में आया था, उसने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये 24 के 24 चुनाव के निर्णय के बाद पता लगेगा कि कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव जीतेगी। इधर मध्य प्रदेश में इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीएसपी विधायक ने बीजेपी और सरकार के साथ होने की बात कही, और साथ ही बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह भी कहा कि वो राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें फोन करके समर्थन मांगा, लेकिन यह अब पार्टी तय करेगी कि राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन करना है। अभी हम सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि क्षेत्र के विकास की बात है। शिवराज जी से भी इस संबंध में बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो क्षेत्र के विकास के लिए हम सरकार के साथ हैं। और वहीं बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर पथराव किया गया है, हमला किया गया। पथराव में गोयल के चेहरे और पैर में चोट भी आई है, जबकि उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोयल ने कांग्रेस पर ही पथराव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दलित समाज का मेरी तरफ झुकाव देखकर कांग्रेस बौखला गई है और इसीलिए कांग्रेस मेरी हत्या करवाना चाहती है।
साथ ही यह भी कहा है कि मुझ पर कितने ही हमले हों, मैं जनता की सेवा करूंगा। बताएं कि छात्र की हत्या के मामले में मुन्नालाल परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे, तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उन पर पथराव किया, जिससे कि उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जिस तरीके से हमला हुआ, स्पष्ट तौर पर ये मेरी हत्या की साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके के साथ हमला हुआ, लगातार यदि मेरा ड्राइवर बचाव नहीं करता तो मेरा मौके पर ही मर्डर हो जाता। तो निश्चित तौर पर हमला मुन्नालाल गोयल की हत्या की साजिश थी। और मेरा ये कहना है कि इसके पीछे कौन ताकत थी, आने वाले समय साफ हो जाएगा। लेकिन हमला गोयल साहब, कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज कांग्रेस के किसी विधायक ने लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये उनका मंसूबा कांग्रेस के लोगों का क्या है? मतलब देखिए, लोकतंत्र के अंदर हमला चाहे कांग्रेस का नुमाइंदा हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बीएसपी का हो, कोई सा नुमाइंदा हो, लोकतंत्र के अंदर हिंसा नहीं होना चाहिए। यदि हिंसा हो रही है और हम कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, तो ये इनके मंसूबे साफ करता है। किसी कांग्रेस के विधायक ने कहा है जो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, इसलिए आप मतलब कांग्रेस की मनोवृत्ति क्या है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी का विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर दर्द एक बार फिर से छलका है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में भीतर घात की वजह से उनकी हार हुई। पार्टी के कुछ जयचंदों ने चुनाव के दौरान उन पर पीठ के पीछे से वार किया था। आपको बताएं कि हाटपिपलिया से कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक मनोज चौधरी को टिकट मिलने की संभावना को लेकर पहले ही दीपक विरोध जता चुके हैं। अलग चीज होती, सगत होता। मैं तो कह रहा आमने सामने की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीठ पे पीछे छुरा भोगेगा तो मानसिक ने जो हरकत की, जयचंद ने जो हरकत की, वो हरकत यहाँ पे भी हुई। इधर सागर के शाहगढ़ में गेहूं खरीदी के एंट्री नहीं होने के विरोध में विधायक ने धरना दे दिया। दरअसल पोर्टल बंद होने से गेहूं खरीदी नहीं हुई थी और अधिकारी के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम से ट्विटर पर एक फर्जी आईडी बनाई गई। दिग्विजय सिंह ने भोपाल के साइबर एसपी को इसकी अब शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए भोपाल की बात कर लेते हैं। राजधानी भोपाल के खटलापुरा घाट पर बाढ़ आपदा और उससे बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को आपदा से बचाने की तैयारी दिखाई। बीते साल खटलापुरा घाट पर नाव डूबने से बड़ा हादसा पेश आया था और इसी से सबक लेते हुए एसडीआरएफ की टीम ने अपनी तैयारी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री मौजूद थे। और नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते सीधे। फोटो मोड पे आ चुकी हैं। इसकी खास बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर, अभी इसमें 19 हिंदुस्तान के प्रदेश शामिल किए और मध्य प्रदेश का मजदूर कहीं भी जाएगा या इन 19 प्रदेशों का कोई भी मजदूर मध्य प्रदेश में आएगा तो वन नेशन वन राशन के तहत वो कहीं भी राशन ले सकता है। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन मजदूर भाई बहनों से राशन लिया है उनसे बात की। आज शुरुआत अलीराजपुर से की, वहाँ गुजरात के आलिक भाई अली और फतेह सिंह, इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। झाबुआ में गुजरात के रमेश भाई थे, सीएम ने बात की। भिंड में वकील उद्दीन जो यूपी कानपुर के थे, उनसे बात की।
ऐसे काफ़ी लंबे नाम है, मैंने कुछ नाम लेके सांकेतिक आपको बताए। इन सभी हितग्राहियों को 2 रुपए किलो गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को दी गई सौगात के लिए भी आभार माना है। मई और जून का 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क में माइग्रेंट जो लेबर है, तो गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं कि अशोकनगर जिले के करीब 500 कांग्रेसी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और बीजेपी की कुछ ही देर में सदस्यता लेने वाले हैं। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी और ब्रजेंद्र यादव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 100 गाड़ियों से ये कार्यकर्ता पहुंचे और थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री इन्हें सदस्यता दिलाएंगे। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी यहां पर मौजूद हैं और ये देखिए शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंच चुके हैं। सीधे गाड़ी बीजेपी दफ्तर में दाखिल हो चुकी है और यहां पर जो कार्यकर्ता 500 कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे अशोकनगर से आए, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये माना जा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव की रीढ़ होता है। जो चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी के लिए जो काम करता है वो कार्यकर्ता केवल होता है और कार्यकर्ता अगर पाला बदलता है तो कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। तो अशोकनगर जिले के करीब 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।